तो गाइज ये है बिजनेस लॉ का पेपर और स्टूडेंट्स का सिर्फ एक रिएक्शन होगा ये पेपर देख के। इतना आसान पेपर आता है क्या भाई। मतलब लिटरली लोग इतने खुश हुए होंगे इस पेपर को देख के कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन आपका रिएक्शन क्या था इस पेपर को देखने के बाद। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। सो आज तारीख है 7 मई और आज है मेरा बिजनेस लॉ का पेपर सीए इंटर। तो अभी मैं जाने वाला हूं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि मेरा पेपर कैसा गया और कैसा नहीं। पिछला पेपर एडवांस अकाउंटिंग थोड़ा सा मेरा एवरेज चला गया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट था वो पेपर देने के बाद। तो लेकिन ये पेपर लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा जाएगा क्योंकि पिछली बार मैंने सिलेक्टिव पढ़ा था पिछले पेपर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा पढ़ के जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि पेपर कैसा आता है और उसके बाद पेपर का रिएक्शन कैसा होता है। आप लोग वीडियो में बने रहें। तो गाइज एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे भाई एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है। अब इतने गर्मी में मैं अगर इतना दूर जाऊँगा रिक्शा चला के तो भाई मेरा दिमाग ख़राब होगा और पेपर जाएगा बहुत बुरा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं मल्टीपल जगह से ट्रांसपोर्टेशन का चीज़ इस्तेमाल करूँगा और आराम से पहुँचूँगा। सो गाइज लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। 1 मिनट हुआ है घर से निकले हुए और अंदर से पूरा पसीना पसीना, क्या बोलूं। अरे यार अब यहाँ पे क्या फंस गया यार। मैं अभी सोच रहा हूँ मैं सीएनजी भराऊं कि ना भराऊं। टाइम तो है, देखता हूँ भरा लेता हूँ। सो गाइस इतना भीड़ देख के तो भाई साहब मैं तो यहाँ पे सीएनजी नहीं भराने वाला हूँ। सो चलिए गाइस मिलते हैं अभी मेट्रो स्टेशन में। फाइनली गाइज मैं भी मेट्रो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और गर्मी तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी देखता हूं अभी कितना समय लगेगा मुझे यहां से जाने में और 1 घंटा तो और लगेगा मुझे पहुंचने में। तो फिर देखते हैं फिर पेपर कैसा जाता है और कैसा नहीं। देखिए वाइब देखिए। देख रहे हो पीछे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, देख रहे हो ऊपर मेट्रो ट्रेन। सो गाइस चलिए वीडियो में आप बने रहें। सो गाइस अभी बैठा हूँ मैं मेट्रो रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा मुझे जाने में। बाईं ओर खुलेंगी, कृपया उपस्थित समय। सो हेलो गाइस अभी मैं बेलापुर पहुंचा हूं और यहां से अभी लोकल लिया हूं। अभी लोकल से जाने में थोड़ा समय तो लगेगा वासी, लगभग 15 से 20 मिनट। सो गाइस फाइनली अभी 15 मिनट के बाद मेरा एग्ज़ाम चालू होगा और अभी मैं जा रहा हूं एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए मिलता हूं बिजनेस लॉ पेपर होने के बाद। होप इसके बाद जो मेरा चेहरा हो थोड़ा खिला हुआ हो, भाई अच्छा पेपर जाए, देखते हैं। तो गाइज ये है बिजनेस लॉ का पेपर और स्टूडेंट्स का सिर्फ एक रिएक्शन होगा ये पेपर देख के। इतना आसान पेपर आता है क्या भाई। मतलब लिटरली लोग इतने खुश हुए होंगे इस पेपर को देख के कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन आपका रिएक्शन क्या था इस पेपर को देखने के बाद। और इस पेपर को देख के मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई साहब इस पेपर को लोगों ने आज फाड़ के रख दिया रहेगा। मतलब ये पेपर लगभग एवरेज से भी इजी था। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें पूछ रही है
मतलब भाई ये क्या क्या पूछ रहे थे लोग, इतना इजी। मतलब सेक्शन 8 कंपनी पूछ रहे थे, फिर ओपीसी पूछ रहे थे, गुड फेथ पूछ रहे हैं, एलएलपी में भी नॉर्मल चीज़ें पूछ रहे हैं। मतलब जब मैंने पेपर शुरुआत में देखा तो मैं डायरेक्टली एमसीक्यू पे गया। गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत पढ़ा, मतलब सिर्फ पढ़ता रह गया। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैं ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया। पढ़ा मैंने ज़्यादा, लगभग सब कुछ पढ़ा, तो मेरे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है अच्छा खासा, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस मैंने किया नहीं था। तो मैं सोच रहा था भाई जो लोगों इसका राइटिंग प्रैक्टिस करके आए रहेंगे उन्होंने लिटरली फाड़ दिया रहेगा पेपर। मतलब करीबन 100 में से आराम से वो लोग 80 के ऊपर अटेम्प्ट कर लिए होंगे। कुछ बच्चे जो है हमारे इधर वो भी बोल रहे थे कि भाई मेरा 100 अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन कुछ लोग सिर पकड़ के बैठे थे। एक को एक बार मैंने देखा, उसके बाद मेरे पास देखने को टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे को भाई टाइम ही नहीं है, आगे क्वेश्चन पड़ा हुआ है। और मैंने शुरुआत में ही 1 घंटा अपना केस स्टडी में गाइस घला दिया। मतलब 1 घंटा मैंने केस स्टडीज़ में घलाया है। इसके लिए थोड़ा सा मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था। कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट भी गए, फिर भी मैंने 70 के ऊपर का अटेम्प्ट किया। मेरे ख्याल से 75 का अटेम्प्ट किया रहूँगा आराम से। लेकिन सच में जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए भाई ये पेपर लिटरली हलवा होगा। आपको मैं बताता हूँ, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। शुरुआत होता है जो एमसीक्यू है वो सीएसआर से पूछा गया था, बहुत इजी। अगर आपको नॉलेज रहेगा सीएसआर का, किसका नेटवर्थ, जो भी उसका प्रिस्क्राइब लिमिट है, और फिर उसके ऑडिट कमेटी का, और फिर इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट का। नहीं, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट नहीं है। जो सीएसआर फंड जब डाला जाता है अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में और उसके बाद शेड्यूल 7 फंड में भेज दिया जाता है, खाली ये 3 चीज़ अगर पता होता तो आपके 6 मार्क्स तो शुरुआत में कहीं नहीं गए। और उसके बाद गाइस लिटरली यार बहुत आसान कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो मुझे देख के हैरानी हुई थी, लास्ट में मैं जब गया तो यहाँ पे मैं देखा कि ये लोग पूछ रहे हैं, गुड फेथ पूछ रहे थे, एकदम इजी चीज़, जो कि गाइस अच्छा लगा भाई। इतना ऐसा चीज़ पूछे ऐसे लोग, मज़ा आ जाता भाई। उसके बाद पर्सन का डेफिनेशन पूछ रहे थे, और फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो जनरल क्लॉज एक्ट में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का मीनिंग पूछ रहे हैं भाई। और क्या मांगता है फेमा में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, अगर अल्ट्रेशन होता है, कोई भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ आउटसाइड ऑफ इंडिया है, और वो क्या होता है रे भाई, वो अल्टर होता है अगर वो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसी तरह अगर कोई भी चीज़, अरे ठीक है भाई आता है भाई, मतलब इतना आसान है तो जो चीज़ें मुंह पे रटा हुआ था। लेकिन गाइस कहीं पे यार केस स्टडीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लग गया। एक्चुअली मैंने काफ़ी मार्क्स छोड़ दिए, इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया ही नहीं। और जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा ही नहीं तो क्या होगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरी थी भाई खतरनाक, सब कुछ मेरे को समझ आ रहा था, लेकिन ये ब्रीफ में पढ़ने की आदत नहीं थी। तो अचानक देखा तो बोला भाई साहब क्या बोलूँ। और यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन मिस्टर आर। काफ़ी आसान पूछा रहेगा। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहेगा लिटरली उनके लिए ये पेपर कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा रहेगा भाई उसके लिए तो बेशक ये हार्ड होगा ही। मेरी गलती हो गई कि मैंने 1 घंटा, लगभग मेरा 1 घंटा लग गया ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने में, क्योंकि मैं पूरा सब कुछ पढ़ रहा था। मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स को रीड नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स को रीड करता ना तो कुछ क्वेश्चंस मुझे आ भी जाते, लेकिन मैं पूरा पढ़ के फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर गया तो मेरा 1 घंटा चला गया दोस्त ऑब्जेक्टिव्स में। और भी कुछ मैं दिखाता हूँ जो मेरे को बहुत आश्चर्य लगा कि इतना इजी चीज़ें पूछी गई है। जैसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पूछा गया था, जहाँ पे लिमिट नहीं अपना 250 का फेमा के अंदर, वो पूछा गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें। और भी मैं तो सबसे हैरान था ये देख के कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी देख के इतना इजी कॉन्सेप्ट पूछा गया। नहीं तो इनकॉर्पोरेशन से भाई बहुत खतरनाक पूछते थे वो लोग। वो ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंजेस होता है ना, वो सारी चीज़ें पूछते थे, मतलब जहाँ पे अच्छा खासा दिमाग जाए। भाई मेरी एक गलती हो गई कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। नहीं तो बाकी गाइस पेपर तो मैं बोलूँगा भाई मेरे हिसाब से तो भाई आसान था। आप लोग के हिसाब से पता नहीं, जिन्होंने पढ़ा रहेगा ना उन्होंने भी बोला रहेगा भाई फोड़ दिया। क्योंकि कुछ लोग बच्चे लोग निकल रहे थे, बोल रहे थे अरे भाई हम तो 100 अटेम्प्ट करके निकले हैं।
बोला वाह भाई और क्या चाहिए, 100 मेरा तो गाइस 100 नहीं हो पाया यार बदकिस्मती से। हाँ यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे किसका है यहाँ पर फेमा का है, बहुत आसान गाइस, फेमा का, जहाँ पे अगर डोनेशन वाला है, अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर डोनेट करता है कितना 1% ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का और 50 लाख मतलब 5 मिलियन विच एवर लेस 1% ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का क्या अरे जितना भी वो फॉरेन एक्सचेंज कमाया था उसका एवरेज लेके और इसका एक करने का था 5 मिलियन को, तो कितना आया था उसका एवरेज 3 मिलियन आया था। अरे भाई साहब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन क्या दिया था, शुरुआत में दिया था 4 मिलियन तो सेकंड में दिया था 3 मिलियन। मैं लिटरली शुरुआत में कंफ्यूज हो गया, मतलब अगर किसी को ये मालूम नहीं रहेगा ना विच एवर लेस और मोर मतलब 1% ऑफ टर्नओवर था और 50 लाख विच एवर इज यहाँ पे लोअर था, विच एवर इज लोअर मतलब 1% आया था 3 मिलियन और हायर है 5 मिलियन, ठीक, तो 3 मिलियन आया तो शुरुआत का जो क्वेश्चन है 4 मिलियन, तो यहाँ पे आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा बिकॉज 4 मिलियन है, 3 मिलियन से ज़्यादा है, और सेकंड में इन्होंने देखो 3 मिलियन दिया तो यहाँ पे अप्रूवल नहीं लगेगा। तो भाई थोड़ा सा कंफ्यूज तो इन्होंने किया ही है। सीटीओ क्या है भाई, मैं तो पढ़ा ही नहीं यार, सीटीओ क्या है, वेदर द पर्पज ऑफ द इक्विटी, अब क्या पढ़ के 4 डालूंगा, रेस्पेक्ट द मैक्सिमम लिमिट द पर्पज विच। लेकिन गाइस जब अगली बार आऊँगा तो सब कुछ भाई तैयारी में। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना इस ये इंटर के लिए लगभग मैं जितना सोचा, आप लोग 6 महीना पढ़ते रहोगे, 7 महीना पढ़ते रहोगे, मैं गाइस लिटरली मैं से ज़्यादा अगर 2 से ढाई महीना पढ़ा रहूँगा वो भी नहीं। अकाउंट्स के लिए मैं खाली 15 से 20 दिन पढ़ा था, लॉ के लिए मैंने अच्छा समय दिया था, लगभग महीना भर तो लॉ मैंने पढ़ा था, टैक्स में भी गाइस ऐसा ही है। तो अभी अगली बार जब सितंबर में आऊँगा भाई तो अच्छा हुआ, मैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आया था कि भाई कैसा जा रहा है कैसा नहीं, लेकिन लॉ मेरा लगभग सब कुछ मेरे को आता था, लॉ का बस मेरा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ था, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वरना राइटिंग प्रैक्टिस होता तो गाइस में 60-70 मार्क्स तो मेरे कहीं नहीं जाते। ठीक है भाई चलो, और भी है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द, ठीक है। एजीएम से रिलेटेड चीज़ें थी, अरे भाई साहब कॉरम से रिलेटेड चीज़ें थी, बताओ कॉरम, ये लोग कॉरम के ऊपर इतना कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं देखो, वेदर द कॉरम ऑफ द एजीएम वाज प्रॉपर। एक कॉरम के लिए जब आपके पास 7000 मेंबर हो तो आपको कॉरम के लिए कितना चाहिए, अगर 7000 मेंबर हो, मोर देन 5000 हुआ तो मिनिमम 30 मेंबर चाहिए होता है। यहाँ पे 70 मेंबर थे, उसमें से 10 चले गए तो 60 बचे, तो हाँ एजीएम प्रॉपर था। व्हाट इज द वोटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन 75%। वेदर द डिक्लेरेशन ऑफ चेयरमैन द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एकदम वैलिड है भाई। 75% लोग यहाँ पे पास कर रहे थे, क्योंकि 25% अगेंस्ट में वोट दिए थे, टोटल 70 मेंबर थे, उसमें से 60 हो गए थे और 60 में से 15% अगेंस्ट में वोट दिए थे और बाकी के फेवर में वोट दिए थे, हाँ तो 75% हो गया था। ये मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का भी, क्वेश्चन नंबर 3 का ये और आसान भाई, क्या था इसमें देखो भाई, क्या पूछ रहा है, ऑफर फॉर सेल पूछ रहा है, हद हो गया। ऑफर फॉर सेल इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टस में हम लोग ऑफर फॉर सेल पढ़े थे, जहाँ पे एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफर फॉर सेल करता है, किसको करता है भाई, ऑफर फॉर सेल करता है आउटसाइडर को, तो उस समय उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है और ऑफर फॉर सेल का जो पूरा अमाउंट है वो एक ही बार में आना चाहिए। लेकिन क्या ऑफर फॉर सेल वो जो मेंबर वो खुद कर सकता है, नहीं गाइस, वो मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ भाई, अगर मैं गलत रहूँगा तो बताना, तो वो अपनी कंपनी को बोलता है और कंपनी ऑफर फॉर सेल कर के मतलब उसको सारा अमाउंट लेके आती है और उसके बदले जो भी एक्सपेंसेस हुआ था तो वो डिडक्ट करके बाकी पैसा वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देती है। ये सब था गाइस। और क्या है, कंचर फाइनेंस लिमिटेड लिस्टेड कंपनी वाला, हु आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैलरी, हाँ यहाँ पे मैंने भाई पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ उसका लिख दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है ना, नहीं होता ना, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वैकेंसी क्रिएटेड, तो सब लिख के आया हूँ। तो लेकिन मज़ा नहीं आया भाई, मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा राइटिंग प्रैक्टिस हुआ नहीं था। अरे यार बुरा लग रहा है यार, क्योंकि मुझे मालूम है अगली बार भाई इतना आसान पेपर आने वाला है नहीं, तो जब मौका था उस समय में चूक गया। गाइस होप भाई बहुत लोग यार, लॉ में बहुत लोगों का एक बार 70, 80, 90 आने वाला, बहुत लोगों का, क्योंकि जहाँ पे 1-2 केस सिनेरियो मतलब 1-2 है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर लेंदी लगेगा, लेंदी कुछ नहीं है भाई इसमें, लेंदी क्या है, लेंदी मुझे नहीं लगा कोई भी चीज़ लेंदी, एक बार में तो सब कुछ समझ आ रहा है। मैं तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं। सो गाइज आप लोग का पेपर कैसा गया वो बताना, मुझे मालूम है यार, अगर
मैं बिना राइटिंग प्रैक्टिस करके अगर मेरे को इतना कुछ समझ आ रहा था तो आप लोग को भी बेशक समझ आ रहा ही होगा। सो गाइज, ये है वो पेपर। और भाई साहब, इस पेपर को देख के मुझे लिटरली बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि अब अफसोस हो रहा है कि भाई कि अगली बार भी अगर मैं सितंबर अटेम्प्ट दूँ जाने तो भाई साहब यही पेपर आए तो अच्छा होगा। मुझे मालूम है, लेकिन अगली बार ये लोग ऐसा हरकत करेंगे नहीं, कुछ और कर देंगे। तो चलो, इस बार लॉ का पेपर तो आसान था। सो गाइज, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो, मतलब टैक्स की वीडियो में। टैक्स में भी मेरा पूरा जीएसटी तो पूरा पढ़ के हो गया है, एडवांस और डायरेक्ट टैक्स यार उतना नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जो 15 का 15 ऑब्जेक्टिव्स है अगर आपको जानना है तो गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। यूट्यूब में जाके किसी का भी वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। आप क्या करो, खुद लो, पेपर को लो, इसके क्वेश्चन को स्कैन करो और जेमिनी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, भाई वो लोग मास्टर है। बस आपका एक काम करना है कि प्रॉपर जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रॉपर स्कैन करना, समझ रहे हो, और उसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी प्रॉपर स्कैन करना। बाकी भाई जेमिनी एकदम बराबर बताता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो चलिए गाइस, टैक्स के पेपर में मैं आपसे मिलता हूँ, देखता हूँ कि वो पेपर कैसा जाता है।